बहुत समय पहले वाराणसी में प्रताप मुकुट नाम के एक राजा थे। उनके पुत्र का नाम था वज्र मुकुट। वज्र मुकुट बहुत ही हठी स्वभाव के थे और इन्हीं राजा के प्रधानमंत्री के पुत्र थे बुद्धि शरीर। बुद्धि शरीर बहुत ही बुद्धिमान थे। मंत्री पुत्र बुद्धि शरीर और राजकुमार वज्र मुकुट, ये दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, इतने कि ये एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कते थे। एक बार ये दोनों शिकार करने के लिए एक सैनिक की टुकड़ी के साथ राज्य से बाहर चले गए। कुछ समय बाद सैनिकों से दूर होकर ये दोनों कुछ ज्यादा ही दूर निकल गए और इन्होंने एक सरोवर देखा। ये सरोवर बहुत ही सुंदर था। इसमें अलग अलग रंगों के कमल थे और यहाँ उन्होंने एक कन्या को देखा जो अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई थी। राजकुमार उस कन्या को देखते ही उस पर मोहित हो गए और जान पड़ रहा था कि वो कन्या भी राजकुमार पर मोहित हो गई थी। अब उस कन्या ने कुछ इशारे किए। पहला इशारा ये कि उसने अपने मुकुट से कमल को निकालकर अपने कान पर लगाया। फिर दूसरा इशारा ये कि उसने दूसरे कमल के पुष्प को अपने माथे से लगाया। फिर उसने अपनी दातून को लेकर कुछ देर तक अपने दांतों को घिसा और फिर अपने हाथ को अपने हृदय पर लगाया। इतने इशारे करने के कुछ देर बाद वो वहाँ से अपने सहेलियों के साथ चली गई और कुछ समय बाद राजकुमार और मंत्री पुत्र भी वापस अपने राज्य में आ गए। राजकुमार का तो हाल ही बेहाल था। वो उस कन्या के मोह में बिल्कुल बेहाल हो गए थे। मंत्री पुत्र ने जब ये स्थिति देखी तो उन्होंने अपने मित्र को सांत्वना दिया कि चिंता मत करो, हम जरूर उस कन्या से मिल लेंगे। राजकुमार ने कहा कि कैसे मिलेंगे, इतना बड़ा राज्य है, न जाने कौन सी कन्या थी वो। इतना सुनते ही मंत्री पुत्र ने बताया कि उस कन्या ने जो जो इशारे किए थे मैं उन सभी इशारों को समझ गया। उस कन्या ने जब अपने मुकुट से कमल को निकालकर अपने कान के पास लगाया था तो वो ये कह रही थी कि मैं राजा कर्णोत्पल के राज्य में रहती हूँ। फिर दूसरे कमल को अपने माथे से लगाकर उसने ये बताया कि मेरा नाम पद्मावती है। फिर उसने दातून से अपने दांतों को खुरचकर ये बताया कि वो दंत चिकित्सक की पुत्री है और अपने हृदय पर अपना हाथ घुमाकर उसने ये बताया कि मैं अपना हृदय आपको दे चुकी हूँ। इतना बताने के बाद मंत्री पुत्र ने ये भी बताया कि कलिंग देश में कर्णोत्पल नाम के एक राजा हैं और उनके जो राज दंत चिकित्सक हैं उनका नाम संग्रामवर्धन है। संग्रामवर्धन की पुत्री का नाम पद्मावती है। हम जरूर उनसे मिलने जाएंगे। ये बात सुनकर राजकुमार बिल्कुल खुश हो गए। इतना होने के कुछ समय बाद एक दिन फिर ये दोनों शिकार के बहाने से अपने राज्य से बाहर निकले और फिर जानबूझकर सैनिकों की टुकड़ी को पीछे छोड़कर तेज गति से वो कलिंग देश की ओर चल पड़े। वहाँ पहुंचकर उन्होंने पूछताछ शुरू की कि दंत चिकित्सक संग्रामवर्धन का घर कौन सा है और वो घर मिलने के बाद उसी घर के पास निवास करने की इच्छा से उन्होंने एक बुढ़िया का घर ढूंढ लिया और उस बुढ़िया से पूछा कि सुनो, क्या तुम दंत चिकित्सक संग्रामवर्धन को जानती हो? उसने बोला कि हाँ, मैं उन्हीं दंत चिकित्सक की भाया हूँ और आजकल मैं उनकी पुत्री पद्मावती की सेवा में रहती हूँ। ये सुनने के बाद राजकुमार और मंत्री पुत्र ने उस बुढ़िया को भांति भांति के आभूषण और वस्त्र देकर प्रसन्न किया और फिर ये कहा कि आप हमारी माता के समान हैं। आप हमारा एक कार्य गुप्त रूप से कर दीजिए। आप पद्मावती को जाकर ये बताइए कि सरोवर के पास तुमने जिस राजकुमार को देखा था वो तुमसे मिलने आए हैं और मैं उन्हीं का संदेश लेकर यहाँ आई हूँ। बुढ़िया ने ऐसा ही किया, लेकिन जब वो पद्मावती के घर से वापस आई तो वो रोती हुई वापस आई। राजकुमार और मंत्री पुत्र के पूछने पर उसने ये बताया कि जब मैं वहाँ पहुँची तो पद्मावती ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और मुझे डांटा, फटकारा और अपने हाथों से उसने मुझे 2 थप्पड़ मारे और मुझे वहाँ से भगा दिया। जब राजकुमार ने ये बात सुनी तो वो बहुत ही निराश हो गए। मंत्री पुत्र ने राजकुमार से कहा कि आप दुखी मत होइए, पद्मावती ने गुप्त रूप से हमारे पास एक संदेश भेजा है। उसने धाया बुढ़िया को कपूर से उजली उंगलियों से दोनों गालों पर थप्पड़ मार के भेजा है और ऐसा करके उसने ये संदेश भेजा है कि आज से शुक्ल पक्ष की 10 रात्रि तक हमें मिलना नहीं चाहिए, ये हमारे मिलने के लिए उपयुक्त नहीं है। ये बात सुनने के बाद राजकुमार ने 10 दिन वहीं प्रतीक्षा की और फिर उसके बाद दोबारा धाया बुढ़िया को पद्मावती के पास भेजा। इस बार जब धाया पद्मावती के पास पहुंची तो पद्मावती ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उन्हें बहुत भांति भांति के वस्त्र आभूषण देकर उन्हें सुखपूर्वक अपने पास ही रखकर फिर शाम को उन्हें विदा दी। लेकिन जब वो विदा देने के लिए तैयार हुई तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जब पता लगाया तो
जाना कि एक मतवाला हाथी अपनी जंजीरों को तोड़कर रास्ते पर लोगों को कुचलता जा रहा है। ये सुनकर पद्मावती ने तुरंत धाया बुढ़िया से कहा कि सुनो, बाहर से जाना तो ठीक नहीं है, एक काम करो, तुम इस बड़ी खिड़की से रस्सियों की सीढ़ी से नीचे उतर जाओ, फिर बगीचे की दूसरी ओर पहुंचकर पेड़ के सहारे चढ़कर और तुम दूसरी तरफ उतर जाना और वहां से सुरक्षित अपने घर पहुंच जाना। धाया बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब वो वापस अपने घर लौटी तो उन्होंने राजकुमार और मंत्री पुत्र को ये सारी बातें बताई। तब मंत्री पुत्र बोला कि बधाई हो, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ राजकुमार। पद्मावती ने तो अपने पास तुम्हें बुलाने का पूरा रास्ता भी बता दिया। आज शाम को ही तुम पद्मावती के बताए हुए रास्ते से उसके पास चले जाना। राजकुमार ने ऐसा ही किया। जब वो पद्मावती के पास पहुँचे तो इन दोनों ने सबसे पहले तो गंधर्व विवाह किया और फिर राजकुमार और पद्मावती उसी घर में गुप्त रूप से रहने लगे। कुछ वक्त बीत जाने पर राजकुमार ने पद्मावती को बताया कि मैं यहाँ अपने एक मित्र के साथ आया हूँ। वो अब भी तुम्हारी ताया के घर में रह रहा है। बहुत दिन हो जाने के कारण मुझे उसकी याद आ रही है। मैं एक बार जाकर उससे मिलकर आता हूँ। इतना सुनते ही पद्मावती ने पूछा कि मैंने जो जो इशारे आज तक बताए थे, क्या वो इशारे आपने समझे थे या आपके मित्र ने? राजकुमार ने कहा कि मैं तो तुम्हारे किसी भी इशारे को नहीं समझ पाया था। तुम्हारे सारे इशारे तो मेरे मित्र ने समझाए थे मुझे। इतना सुनने के बाद पद्मावती ने कहा कि अरे, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप अपने मित्र के साथ आए हैं? वो तो मेरे लिए भाई के समान है। आप शीघ्र ही जाकर उनसे मिलाइए। और उस रात्रि राजकुमार उसी गुप्त रास्ते से अपने मित्र के पास आ गए। उन्होंने मित्र को सारा वृत्तांत बताया और ये भी बताया कि पद्मावती को वो ये बात बता चुके हैं कि वो उसके इशारे को नहीं समझे थे, बल्कि मंत्री पुत्र समझे थे। जब मंत्री पुत्र ने ये सारी बातें सुनी तो उन्हें थोड़ा सा तो अजीब लगा। अगली सुबह उनके घर राजकुमारी की भेजी हुई एक दासी आई। दासी ने कुछ पकवान राजकुमार के मित्र के लिए भेजे थे। उस दासी ने युक्ति पूर्वक राजकुमार से ये बात मनवा ली कि वो उस पकवान को नहीं चखेंगे क्योंकि पद्मावती भोजन के लिए उनका इंतजार कर रही हैं। राजकुमार मान गए, लेकिन उस दासी के जाने के बाद मंत्री पुत्र ने राजकुमार से कहा कि चलो मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। राजकुमार ने बोला क्या हुआ? तो मंत्री पुत्र ने उस पकवान में से एक पकवान उठाकर पास बैठे एक कुत्ते को खिलाया और वो कुत्ता वहीं मर गया। इतना होते ही राजकुमार शॉक्ड रह गए कि ये क्या हुआ? मंत्री पुत्र बोला कि मित्र, क्योंकि मैं पद्मावती के सभी इशारों को समझ गया था, इसलिए वो मुझे धूर्त समझकर मेरी हत्या करना चाहती थी और तुमसे क्योंकि उनका विशेष अनुराग है, वो नहीं चाहती कि वो अनुराग बटे और इसलिए उन्होंने चाहा कि मैं ना रहूं और तुम पूरी तरह से उनके वश में रहो। तुम पद्मावती पर क्रोध मत करो, तुम उन्हें प्रेरित करो कि वो अपने माता पिता को छोड़कर तुम्हारे साथ चल पड़े और मैं थोड़ा सोच समझकर ये डिसाइड करता हूँ कि हम कैसे पद्मावती को यहाँ से अपने साथ लेकर जाएंगे। इसी बीच अचानक से हल्ला सुनाई दिया। रास्ते में ये घोषणा हो गई कि राजा का छोटा बच्चा मारा गया है। यह सुनकर मंत्री पुत्र और प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि अब तो मनोरथ पूरा ही हो जाएगा। मंत्री पुत्र ने राजकुमार से कहा कि तुम एक काम करना, आज जब तुम घर जाओगे तो पद्मावती को खूब शराब पिलाना, इतनी शराब पिलाना कि वो बिल्कुल बेहोश हो जाए और जब वो बेहोश हो जाए तो एक छोटे से त्रिशूल को गर्म करके उसके कमर के पास एक निशान बना देना और इतना करने के बाद उसके सारे आभूषणों को एक पोटली में बांधकर अपने साथ वापस ले आना। इसके आगे तुम्हारे कल्याण के लिए जो ठीक होगा मैं वैसा ही करूंगा। राजकुमार ने बात मान ली। जो जो मंत्री पुत्र ने कहा था उसने सब कुछ वैसा ही किया। अगली सुबह शमशान घाट जाकर मंत्री पुत्र ने एक साधु का वेश धारण किया और राजकुमार को अपना शिष्य बना लिया। फिर उस गठरी में से एक मोतियों की माला निकाल कर उसने राजकुमार को दी और कहा, इस मोतियों की माला को तुम बाजार में जाकर बेचो, लेकिन इसका दाम इतना ज्यादा लगाना कि कोई खरीद ना पाए। लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम इस मोतियों की माला को बेच रहे हो, ये सभी को पता चल जाना चाहिए। इतना होने के बाद नगर रक्षक जब तुम्हारे पास आकर पूछेंगे कि यह माला तुम्हारे पास कहाँ से आई, तब तुम ये कहना कि तुम्हारे गुरुजी ने तुमको ये बेचने के लिए भेजा है। राजकुमार ने ऐसा ही किया। राजकुमार बाजार गए और उन्होंने मोतियों की उस माला को बेचना शुरू किया। दूसरी ओर ये बात फैल गई थी कि चिकित्सक के घर में चोरी हुई है, पद्मावती के गहने चोरी हो गए हैं। इस कारण से नगर रक्षक उस चोर को ढूंढ रहे थे। जब नगर रक्षकों ने एक तपस्वी के हाथों में एक मोतियों की माला देखी तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने पूछा कि भाई ये मोतियों की माला आपके पास कहाँ से आई? तपस्वी भेष में राजकुमार ने बोला कि ये मोतियों की माला मुझे मेरे गुरुजी ने दी है और उन्हीं ने मुझे बेचने की आज्ञा दी है। अगर आपको इसके बारे में कुछ
पता करना है तो आप मेरे साथ चलिए, मेरे गुरुजी से ही बात कर लीजिए। और ये सारे गए साधु के वेश में बैठे मंत्री पुत्र के पास। जब मंत्री पुत्र से मोतियों की माला के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि कल रात को एक बहुत ही विचित्र सी बात हुई। मैं शमशान में बैठकर अपनी रुद्राक्ष की माला पर जाप कर रहा था और तभी मैंने देखा कि शमशान में कई सारी योगिनियां आई हुई हैं। उनमें से एक योगिनी के पास राजा का पुत्र था। उस योगिनी ने न इधर देखा न उधर, उसने सीधे उस राजपुत्र की बलि दे दी। इतना करने के बाद वो योगिनी मदिरा पान कर कर झूमने लगी। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो मुझे चिढ़ाते हुए मेरी रुद्राक्ष की माला छीनने लगी। इस कारण से मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने तुरंत मेरे पास जो त्रिशूल था उससे उसके कमर के पास वार कर दिया। क्योंकि मेरा त्रिशूल गर्म था वो चीख उठी। इसी बीच मैंने उसके गले से उसके मोतियों की माला निकाल ली। इतना होने के बाद वो वहाँ से भाग गई। अब ये मोतियों की माला मेरे किस काम की, इसलिए मैंने अपने शिष्य को देकर कहा कि वो इसे बाजार में बेचाए। जब नगर रक्षकों ने राजा को ये सारी बात बताई तो राजा ने तुरंत उस मोतियों की माला को देखकर पहचान लिया। उन्हें पता था कि ये माला पद्मावती की है और इस कारण से उन्होंने ये समझ लिया कि पद्मावती एक डाकिनी है जो राजा के पुत्र को खा गई है। इतना होने के बाद राजा उस साधु वेशधारी मंत्री पुत्र के पास आए और बोले कि साधु आप ही बताइए कि मैं इस कन्या को क्या दंड दूं। मंत्री पुत्र तो इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे। उन्हें मौका मिल गया। उन्होंने तुरंत कहा कि आप इस कन्या को तुरंत इस राज्य से बाहर निकाल दीजिए। राजा ने ऐसा ही किया, लेकिन पद्मावती तो बेकसूर थी और इस वजह से उसे बड़ा दुख हुआ। वो राज्य से बाहर निकाल दी गई और वो जंगलों में दर दर भटकने लगी। इसके बाद राजकुमार और मंत्री पुत्र अपने अपने असली रूप में आकर घोड़ों पे सवार होकर वही जंगल में पहुंचे जहाँ पद्मावती थी और उसे वहाँ से लेकर अपने राज्य को चले गए। लेकिन पीछे से पद्मावती की माता और पिता ये सोचकर शोक करने लगे कि उनकी पुत्री को अवश्य ही किसी जंगली जानवर ने खा लिया होगा और उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई होगी। ऐसा सोचकर वो उसी शोक के कारण मर गए। अब बेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि राजा आप मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। पद्मावती के माता और पिता की जो मृत्यु है उसे मैं वध मानता हूँ। इस वध का लेकिन पाप किसके सर चढ़ेगा? आखिर इन दोनों की मृत्यु के लिए कौन जवाबदार है? क्या राजकुमार जवाबदार है या मंत्री पुत्र या फिर उन्हीं की पुत्री पद्मावती? राजा विक्रमादित्य ने कहा कि इन तीनों में से कोई भी दोषी नहीं है। किसी पर भी इन दोनों की मृत्यु का पाप नहीं चढ़ेगा। बेताल बोला ऐसा क्यों? गलती तो इन्हीं की थी। सारा का सारा वृत्तांत तो इन्हीं के आसपास घूम रहा था। तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि देखो बात तो तुम सही सोच रहे हो, लेकिन सच ये है कि मंत्री पुत्र तो अपने स्वामी की रक्षा कर रहा था, इसलिए वो निर्दोष है। और राजकुमार और पद्मावती ये दोनों तो प्रेम में मग्न थे। वो अपने अपने प्रेम को पूरा करने में लगे हुए थे और इस कारण से ये भी निर्दोष है। अगर इस पूरी सिचुएशन में कोई सच में ही गुनहगार है तो वो है राजा कर्णोत्पल। और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने राजा होने का अपना धर्म नहीं निभाया। उन्होंने जितनी भी बातें सुनी थी, चाहे वो नगर रक्षक से हो या साधु से, उन्होंने किसी भी बात का निरीक्षण नहीं करवाया। और साधु और तपस्वी के वेश में भले ही राजकुमार और मंत्री पुत्र अपने अपने तरीके से सही कर रहे थे, लेकिन राजा के लिए तो वो पाखंडी थे। उन्होंने राजा होकर भी किसी के पाखंड को नहीं समझा और निर्दोष पद्मावती को दंड दिया था। और इस कारण से पद्मावती के माता पिता के मृत्यु का पाप राजा कर्णोत्पल के सर पर लगना चाहिए। ये बात सुनकर बेताल संतुष्ट हो गया और क्योंकि राजा विक्रमादित्य ने अपना मौन तोड़ा था, इसलिए वो दोबारा से जाकर अपने पेड़ पर लटक गया।